24 साला फौजिया के लिए अमेरिका की जिंदगी किसी परियों की कहानी से कम न थी। पाकिस्तान के एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखने वाली फौजिया जब हारिस से शादी करके न्यूयॉर्क पहुंची तो उसे लगा जैसे कायनात ने अपनी तमाम खुशियां उसकी झोली में डाल दी हैं। हारिस एक काबिल आईटी प्रोफेशनल था जो दुबई से एक अमेरिकी कंपनी सदा टेक्नोलॉजीज में सेलेक्ट होकर आया था। उनकी जिंदगी के इब्तदाई महीने किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजरे। सुबह हारिस का नाश्ता बनाना, उसे अलविदा कहना और शाम को उसके इंतजार में घर सजाना। फौजिया की कुल कायनात यही थी। पाकिस्तान में मौजूद उनकी माएँ भी खुश थीं। खास तौर पर फौजिया की सास की ये ख्वाहिश थी कि शादी के पहले साल ही उनके आंगन में खुशियां चहकने लगे। फौजिया भी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद मुतमईन थी, लेकिन जिंदगी के समंदर में खामोशी हमेशा तूफान का पेश खेमा होती है। ये खुशियां एक हफ्ता कबल उस वक्त बिखरना शुरू हुई जब हारिस एक शाम घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। मालूम हुआ कि एक मामूली तकनीकी गलती और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसने कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया था। ये कोई आम नुकसान नहीं था, इससे कंपनी को लाखों डॉलर्स का खसारा हुआ था। हारिस कई रातों से सोया नहीं था। वो बस यही सोचता रहता कि जब कंपनी का मालिक मिस्टर वसीम, जो इन दिनों पाकिस्तान गए हुए थे, वापस आएंगे तो क्या होगा। फौजिया अपने शौहर को टूटता हुआ देख रही थी। हारिस अक्सर कहता, फौजिया अगर मेरी नौकरी चली गई तो हमारा क्या होगा। हमने तो अभी नए घर की डाउन पेमेंट भी कर दी है, ग्रीन कार्ड का केस भी अभी प्रोसेस में है। अगर हम वापस गए तो लोग क्या कहेंगे। फौजिया उसे हौसला देती, लेकिन अंदर से वो खुद भी खौफजदा थी। हाँ थी। उसे अंदाजा था कि परदेस में बेरोजगारी एक जीते जागते इंसान को जिंदा दरगोर कर देती है। जिस दिन मिस्टर वसीम की हारिस से मुलाकात तय थी, उस सुबह का मंजर इंतहाई बोझल था। हारिस ने नाश्ता भी नहीं किया, बस खामोशी से कॉफी पी और ऑफिस के लिए निकल गया। फौजिया उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। हारिस की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके जाने के बाद फौजिया मुतालिया की मेज पर बैठ गई। उसने सफ़ेद स्लीवलेस ब्लाउज और काली कैपरी पहन रखी थी। उसकी नजरें सामने दीवार पर लगी घड़ी पर थीं, लेकिन ज़हन कहीं दूर भटक रहा था। उसे रह रहकर हारिस की वो बात याद आ रही थी कि वसीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद वो मेरी मजबूरी समझ जाए। अचानक फौजिया की नज़र उस मेज़ पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी, जहां हारिस ने रात को मिस्टर वसीम के घर का पता और फ़ोन नंबर लिखा था। उस लम्हे फौजिया के दिल में एक ख्याल ने सर उठाया, एक ऐसा ख्याल जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। उसने सोचा, हारिस से पहले क्यों ना मैं खुद वसीम साहब से मिलूं। मैं उन्हें बताऊंगी कि हारिस कितना मेहनती है, हम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। शायद एक औरत की फरियाद सुनकर उनका दिल पिघल जाए। पहले तो उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। उसे डर लगा कहीं हारिस को इसका ये कदम बुरा ना लगे। लेकिन फिर हारिस का उतरा हुआ चेहरा याद आया तो उसने हिम्मत जमा की। उसने फ़ोन उठाया और वसीम साहब का नंबर डायल कर दिया। जब दूसरी तरफ से आवाज़ आई तो फौजिया ने बड़े सलीके से अपना तारुफ करवाया। वसीम साहब की आवाज़ में एक ख़ास किस्म का ठहराव था। उन्होंने फौजिया को 1 घंटे के अंदर अपने घर आने की दावत दी। फौजिया ने जल्दी से अपना बेहतरीन लिबास पहना, अपने लंबे बालों को संवारा और आईने में खुद को देखकर एक गहरी सांस ली। वो नहीं जानती थी कि वो जिस मदद की तलाश में जा रही है, उसकी कीमत। जब फौजिया मिस्टर वसीम के घर पहुंची तो उसकी आलीशान इमारत देखकर वो मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। ये एक बहुत बड़ा मैंशन था जिसके चारों तरफ हरियाली थी। वसीम साहब ने खुद दरवाज़ा खोला। वो 40 साल के एक पुरकशिश मर्द थे जो अपनी उम्र से काफ़ी छोटे लग रहे थे। उन्होंने फौजिया को ड्राइंग रूम में बिठाया, जहां हर चीज़ अपनी जगह पर सजी हुई थी। फौजिया ने बात शुरू की। उसका गला रंध गया था। उसने बड़ी तफसील से बताया कि हारिस इस वक्त किस ज़हनी कर्ब से गुजर रहा है। वो रोते हुए बोली, वसीम साहब, हारिस से गलती हुई है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा है। प्लीज़ उसे एक मौका दे। अगर ये नौकरी चली गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे।
वसीम साहब खामोशी से इसकी बातें सुनते रहे। उनकी नजरें फौजिया के चेहरे पर जमी थीं। जब फौजिया अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हुई तो वसीम साहब अपनी कुर्सी से उठे और फौजिया के पीछे जा खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ फौजिया के कंधों पर रखे, जैसे उसे दिलासा दे रहे हों। फौजिया को एक लम्हे के लिए धचका लगा। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा और उनका हाथ हटाने की कोशिश की। वसीम साहब के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो उस शराफत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी जिसका तज़किरा हारिस ने किया था। वो बोले, फौजिया जी, आप बहुत खूबसूरत हैं और अपने शौहर के लिए इतनी कुर्बानी दे रही हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। हारिस की गलती बहुत बड़ी है। इसका नुकसान सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं हारिस का केस खत्म कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे आपकी दोस्ती चाहिए। फौजिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हों। दोस्ती? उसने कांपती आवाज में पूछा। वसीम साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि अगर फौजिया उनकी बात मान ले तो हारिस को न सिर्फ नौकरी पर रखा जाएगा बल्कि उसे प्रमोशन भी दी जाएगी, वरना आज शाम तक बरतरफी का खत उसके हाथ में होगा। फौजिया वहां से भागना चाहती थी। उसका जी चाहा कि वो इस शख्स के चेहरे पर थूक दे। वो गुस्से में खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन वसीम साहब की आवाज में उसे रोक लिया। बाहर निकलते ही हारिस का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। आपको 30 दिन में ये मुल्क छोड़ना होगा। वो घर जो आपने अभी लिया है वो छिन जाएगा और हारिस कभी सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहेगा। क्या आप वाकई ये सब चाहते हैं? फौजिया के कदम मन मन भर के हो गए। उसके जहन में हारिस की बेरोजगारी, पाकिस्तान में रिश्तेदारों के ताने और इनके अधूरे ख्वाब एक फिल्म की तरह चलने लगे। वो वहीं रुककर सोचने लगी। उसे अपनी कॉलेज की वो सहेलियां याद आईं जो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए बॉयफ्रेंड्स बनाती थीं, और यहाँ तो उसके सहाग की जिंदगी का सवाल था। कमरे में मौजूद वो घड़ी टिक टॉक कर रही थी, जो उसे एहसास दिला रही थी कि वक्त निकला जा रहा है। उसने अपने आप से सवाल किया, क्या एक पल का ये फैसला मेरे पूरे मुस्तकबिल से ज्यादा अहम है? क्या मैं अपने शौहर की खुशियां बचाने के लिए ये कीमत नहीं चुका सकती? उसने सोचा कि हारिस को कभी पता नहीं चलेगा। वो उसे एक राज के तौर पर अपनी सीने में दफन कर देगी। उसका ज़मीर उसे झंझोड़ रहा था, लेकिन हालात की संगीनी ने उसके ज़मीर की आवाज़ दबा दी। उसने एक लंबी और सर्द सांस ली, अपने आंसू पोंछे और मुड़कर वसीम साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो इल्तिजा नहीं थी, बल्कि एक उदासी और समझौता था। उसने खामोशी से सर झुका दिया, जिसका मतलब हाँ था। उसने अपनी इज्जत का सौदा अपने शौहर के मुस्तकबिल के लिए कर दिया था। वो जानती थी कि इस लम्हे के बाद वो कभी वो फौजिया नहीं रह पाएगी जो सुबह घर से निकली थी। जब फौजिया इस बंगले से बाहर निकली तो धूप उसे काट रही थी। वो गाड़ी में बैठी और स्टीयरिंग पर सर रुककर देर तक रोती रही। उसे अपनी रूह मैली महसूस हो रही थी। ने सबसे पहले शावर लिया, जैसे वो इस एहसास को धो डालना चाहती हो, लेकिन वो बोझ कम नहीं हुआ। शाम को जब हारिस घर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। वो दौड़ता हुआ आया और फौजिया को गले लगा लिया। तुम यकीन नहीं करोगी, वसीम साहब कमाल के इंसान हैं। उन्होंने मुझे ना सिर्फ मुआफ कर दिया, बल्कि कहा कि वो मुझे एक नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना रहे हैं। वो कह रहे थे कि उन्हें मेरी ईमानदारी पर भरोसा है। हारिस की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो उसकी खूबसूरती और उनकी किस्मत की तारीफें कर रहा था। फौजिया उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक कर्ब था। उसे बार बार वसीम साहब का वो चेहरा और वो अल्फाज याद आ रहे थे। हारिस उसे बता रहा था कि वो अब अपने नए घर में जल्द शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फौजिया को लग रहा था कि वो घर अब कभी उसे सुकून नहीं दे पाएगा। उसने हारिस की नौकरी बचा ली थी, उसका मुस्तकबिल संवार दिया था, लेकिन उसकी कीमत उसने अपनी पाकीज़गी देकर चुकाई थी। वो रात भर बिस्तर पर लेटी छत को देखती रही, जबकि हारिस
पुरसुकून नींद सो रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ फतूहात ऐसी होती हैं जो शिकस्त से भी ज्यादा तकलीफदेह होती हैं। अब ये राज उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, एक ऐसा बोझ जिसे उसे मरते दम तक तन्हा उठाना था। उसने अपने शौहर के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, मगर उस कुर्बानी की चमक में उसकी अपनी रोशनी कहीं खो गई थी। इख्तितामिया दोस्तों, ये कहानी हमें इस मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या मादी खुशियों के लिए किया गया समझौता कभी इंसान को सच्चा सुकून दे सकता है। अगर आपको ये जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल श्रुति स्टोरी को सब्सक्राइब करें।